हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशनल न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं एक बिल्कुल नए टॉपिक की। और मेरे दोस्तों, बायोलॉजी की मैं मैराथन क्लासेज स्टार्ट कर चुका हूं और मेगा मैराथन क्लासेज चल रही है जिसमें पूरी बायोलॉजी में रिवाइज करवा रहा हूं बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए। तो जितने भी बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं जिन्हें राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है या जिनको एम्स से पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग को क्रैक करना है, मेरे दोस्तों ये कक्षाएं आपके लिए हैं। और आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूं वो है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और ये टॉपिक आरबीएससी की बुक्स में आपके हटाया हुआ था। आरबीएससी की बुक्स जो हैं उसके अंदर इस टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जनसंख्या। जनसंख्या वाला टॉपिक है, आरबीएससी की बुक्स में देख लेना आप। जनसंख्या वाले टॉपिक के लास्ट में यह जानकारी दी हुई है जनन स्वास्थ्य के बारे में। एक जनन स्वास्थ्य का क्वेश्चन आता है तो आज की इस आधे घंटे की क्लास के अंदर हम जनन स्वास्थ्य को पूरा समझ लेंगे। एक क्वेश्चन हमारा होगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों। तो सुनिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात तो अपन यहां यूं करेंगे कि भाई आखिर जनसंख्या विस्फोट क्या है। सबसे पहले ये जानकारी यहीं से शुरू होती है, जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है जनसंख्या में तीव्रता के साथ होने वाली वृद्धि, जैसे हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं मेरे दोस्तों। और भारत सरकार ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए, जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक योजना चलाई थी मेरे दोस्तों, जिसका नाम है परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन। ये नाम आ सकता है अगर आपसे ऐसे पूछे कि परिवार कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है जनसंख्या को कंट्रोल करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना मेरे दोस्तों। अब सुनिएगा, अब आपसे यह पूछा जाएगा कि आप ये बताओ जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि निम्न में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट को रोकने का उपाय है या नहीं है। तो जनसंख्या विस्फोट को अगर रोकना है तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बढ़िया अगर उपाय है तो वो है मेरे दोस्तों यौन शिक्षा। याद रखना, लोगों को यौन शिक्षा के बारे में जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उन्हें जो है यौन शिक्षा के बारे में जानकारी होगी तो वो बहुत सारे ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर है जिनको अपनाएंगे। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, आज भी गांव की महिलाएं नसबंदी नहीं करवाती है, समझ रहे हो आप, ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाती है। ठीक है ना, वो डरती है। ठीक है ना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे समुदाय हैं जो इसे गलत मानते हैं और नसबंदी नहीं करवाने से, ट्यूबेक्टोमी नहीं करवाने से महिलाएं या वो महिलाएं जो है कई बच्चों की मां बनती है। उनके परिवार में 10 बच्चे 12 बच्चे, एक पूरे फैमिली के अंदर एक पूरी क्रिकेट की टीम बनकर के तैयार हो जाती है। तो मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, हमें किस सिद्धांत पे काम करना है, हम दो और हमारे भी दो, इस सिद्धांत पे काम करना है। और यह सिद्धांत कब लागू होगा, जब लोगों में यौन शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मेरे दोस्तों जो अंधविश्वास है लोगों में, अंधविश्वास और जो रूढ़िवादिता है उसको क्या करना, समाप्त करना मेरे दोस्तों, याद रख लेना आप। इसके अलावा लड़कियों से ज्यादा लड़के को महत्ता दी जाती है, उस भेदभाव को भी हम कम करके जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं। आपने सुना होगा बहुत सी ऐसे परिवार होते हैं जिनमें 2 बार 2 लड़कियां हो गई या लगातार 3 लड़कियां हो गई, तो वो लड़के की चाह के अंदर और महिला गर्भ धारण करती है और ऐसे लगातार 5 6 7 लड़कियां होती रहती है और जब तक लड़का नहीं होता तब तक वो गर्भ धारण करती है। क्या इसे आप सही मानते हैं? क्या ये बिल्कुल सही नहीं है मेरे दोस्तों। हमारे लिए लड़की और लड़का दोनों ही बराबर होने चाहिए। ठीक है, एक अभिभावक के लिए, ठीक है, दोनों का बराबर योगदान है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, ठीक है, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि लड़की से ज्यादा किसको, लड़के को प्राथमिकता देते हैं, वो भी गलत है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो वो भी गलत है, उसके प्रति भी लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने की क्या है, जरूरत है। इसके अलावा परिवार नियोजन को अपना करके भी हम लोग जो है जनसंख्या विस्फोट को रोक सकते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा मेरे दोस्तों गर्भ धारण रोकने की जितनी भी युक्तियां हैं उनको अपना करके,
ठीक है ना। गर्भ धारण रोकने की कौन कौन सी युक्तियां होती है उसके बारे में अभी मैं पढ़ाने वाला हूं, जैसे कॉन्डोम्स का यूज करके, है कि नहीं। इसके अलावा मेरे दोस्तों बहुत सारी ऐसी गोलियां आती है जैसे मालाडी, सहेली, उनका उपयोग करके, कॉपर टी का उपयोग करके, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर है जिनको अपना करके भी जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्तों। इसके अलावा गवर्नमेंट अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती। आखिर हम सब का ये कर्तव्य है, हम जनसंख्या कंट्रोल में हमारी जो भागीदारी है वो सबसे अहम हो जाती है। तो मेरे दोस्तों जनसंख्या का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक को हमें अगर स्टार्ट करना है व्यवस्थित तरीके से तो हमें पढ़ना होता है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और प्रश्न जनन स्वास्थ्य से आता है मेरे दोस्तों, गर्भ धारण रोकने की जो युक्तियां हैं उनसे प्रश्न आता है। तो सभी बच्चे एक बार के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक बच्चों तक फैला दे। मेरे दोस्तों अब हम शुरू कर रहे हैं उस हेडिंग को, जनन स्वास्थ्य। आखिर जनन स्वास्थ्य कहेंगे किसे मेरे दोस्तों? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब होता है एक इंडिविजुअल का फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग होना। एक इंडिविजुअल जब शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो वह स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। क्लियर है ना। तो अगर मैं कहूं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और जननिक रूप से अगर वो वेलबींग है तो वो उसका जनन स्वास्थ्य हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ठीक है ना। तो मेरे दोस्तों यहां हम जनन स्वास्थ्य की बात करेंगे। अब देखिएगा जनन स्वास्थ्य के अंदर हम सबसे पहले जिस मुद्दे को लेकर के यहां बात करते हैं वो है मेरे दोस्तों गर्भ धारण रोकने की युक्तियां। किसकी बात करेंगे? गर्भ धारण रोकने की युक्तियां। और सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग है और यहीं से प्रश्न आता है, हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि एक महिला वो कौन से तरीके हैं जिन्हें अपना करके गर्भ धारण को रोक सकती है, प्रेगनेंसी को रोक सकती है। मान लो कि एक दंपति है, पति पत्नी है, उनकी नई नई शादी हुई है लेकिन वो बच्चे को नहीं चाहते, फिलहाल उन्हें संतान नहीं चाहिए 3 वर्षों तक, 4 वर्षों तक। तो वो कौन सी विधि अपनाएं कि संतान होने से बचे? ठीक है, वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो एक अच्छे फील्ड में जाकर रोजगार करना चाहते हैं, ठीक है, और फैमिली प्लानिंग बाद में करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों जो एक अच्छा परिवार होता है वो एक बहुत बढ़िया टाइम को देख करके, एक सही परिस्थिति को देख करके फैमिली प्लानिंग करता है। लेकिन मेरे दोस्तों ऐसे बहुत से स्थान है, ऐसे बहुत से जो है मैं कहूंगा क्षेत्र हैं जहां पे फैमिली प्लानिंग के बारे में लोग समझते नहीं है। शादी हो गई, ठीक है, जल्दबाजी में संतान हो गई, बच्चे की उम्र 17 साल 18 साल, लड़की की उम्र भी 14-15 साल और उनके बच्चे हो जाते हैं। वो खुद बच्चे हैं जबकि उनकी संतान हो जाती है। ऐसे तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह की परिस्थितियां लेकिन हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये बाल विवाह सबसे बड़ी दुविधा है और उसकी वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो मेरे दोस्तों गर्भ धारण को रोकने की कौन कौन सी युक्तियां हैं? सबसे जो गर्भ धारण रोकने की पहली विधि है उसे अपन बोलते हैं प्राकृतिक विधि। सबसे पहली जो विधि है उसका क्या नाम मेरे दोस्तों? प्राकृतिक विधि। ठीक है। दूसरी विधि जो है उसे हम बोलते हैं रासायनिक विधि। किस तरह की? रासायनिक विधि, केमिकल मेथड। तो सबसे पहला तो कैसा मेथड है? नेचुरल मेथड। इसके बाद में मेरे दोस्तों दूसरा जो मेथड है वो कैसा है? केमिकल मेथड। आज मैं मेरे दोस्तों ऐसी हेडिंग आपको समझा रहा हूं, वो हेडिंग समझा रहा हूं जो आरबीएसई के बच्चों के तो सिलेबस से ही हट गई थी, इसलिए ये हेडिंग हर एक बच्चे को पढ़नी जरूरी है। इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा, दावे के साथ कह रहा हूं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो रासायनिक विधि, प्राकृतिक विधि। इसके बाद में तीसरी जो विधि होती है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, और वो है आईयूडी। आईयूडी इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। क्या? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब आप कहोगे सर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या है? तो इंट्रा का मतलब हो गया अंतः, यूटेराइन का मतलब होता है गर्भाशय। तो अंतः गर्भाशय युक्तियां, इन्हें क्या कहते हैं? अंतः गर्भाशय युक्तियां। इसके बाद में मेरे दोस्तों चौथा जो आपका उपाय है, तो ये तो हो गई अंतः गर्भाशय युक्तियां। इसके बाद में मेरे दोस्तों याद रखना, इसके बाद में नेक्स्ट जो विधि है
उसे बोलते हैं शल्य क्रिया, यानी सर्जिकल मेथड। कैसा मेथड मेरे दोस्तों? सर्जिकल मेथड। ठीक है, अब आप कहोगे सर सर्जिकल मेथड में क्या आएगा? तो देखिए, सर्जिकल मेथड के अंदर दो मेथड आते हैं मेरे दोस्तों। एक आता है वैसेक्टोमी, क्या? वैसेक्टोमी। और एक आती है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो एक हो गई वैसेक्टोमी और एक हो गई ट्यूबेक्टोमी। मेरे दोस्तों, वैसेक्टोमी को हम बोलते हैं नर नसबंदी। क्या कहते हैं? नर नसबंदी। ठीक है, और ट्यूबेक्टोमी को कहते हैं मादा नसबंदी। क्या? मादा नसबंदी। ठीक है मेरे दोस्तों, याद रख लेना, आगे पढ़ेंगे। वैसे एक एक के बारे में कंप्लीट जानकारी देना चाहूंगा। मैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। हमारी गवर्नमेंट ने जनसंख्या विस्फोट को रोकने के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया? परिवार कल्याण और परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया। ठीक है ना, और उसे इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत से प्रयास किए। ठीक है, हम दो हमारे दो का नारा दिया। ठीक है ना मेरे दोस्तों, वो बात अलग है कि कुछ लोग कह रहे हैं हम दो हमारे 12। ठीक है ना, अब सुनिएगा, इस नारे को कुछ लोगों ने गलत ले लिया। अब सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों, अब गर्भ धारण रोकने के उपाय आप पढ़ क्यों रहे हो? गर्भ धारण रोकने के उपाय आप क्यों पढ़ रहे हो? हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्तों, जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि लोगों को इन उपायों के बारे में मालूम नहीं है। अगर लोगों को इन उपायों के बारे में अगर मालूम है तो फिर वो अपना नहीं रहे, या तो उन्हें मालूम नहीं है या वो अपना नहीं रहे। अगर इन उपायों को अपनाया जाता है तो मेरे दोस्तों, जनसंख्या पर काबू पाया जा सकता है। और इसके अलावा इसमें एक और उपाय आता है मेरे दोस्तों, और उसका नाम है रोधक उपाय। क्या? रोधक उपाय। इसे बैरियर मेथड कहते हैं। कैसा मेथड? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड मेरे दोस्तों, याद रख लेना, रोधक उपाय। तो आप ही मुझे बताओ, क्या आप इन उपायों के नाम याद रख सकते हो? क्या? नेचुरल मेथड, केमिकल मेथड, इंट्रायूटेराइन डिवाइस, सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी और रोधक उपाय। प्रश्न क्या आएगा सर? बता दो। बता देता हूं, सुन लो। पहले क्या प्रश्न आए थे? यहां से क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है, या निम्न में से कौन सा नेचुरल मेथड है, निम्न में से कौन सा सर्जिकल मेथड है। इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो अब इनके अंदर मेथड है मेरे दोस्तों, इनमें कुछ छोटी छोटी विधियां हैं, उन विधियों के नाम आपको याद रखने हैं बस। तो एक एक करके मैं मेथड समझाना चाहता हूं। आपसे अनुरोध करूंगा कि इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। मेरा ये जो है उद्देश्य है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाऊं, और मेरे जितने भी बच्चे हैं जो बीएससी नर्सिंग के अंदर, फार्मेसी के अंदर, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, बस मैं ये चाहता हूं। ठीक है, मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे जो है आज के टाइम में बहुत से गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल कर रहे हैं, और मैं तो आपको शुभकामना देता हूं मेरे दोस्तों, आप भी एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाएं। ठीक है, अपना करियर बनाएं। ठीक है, यही ईश्वर से दुआ करेंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? नेचुरल मेथड की बात करेंगे मेरे दोस्तों, प्राकृतिक विधि की बात करेंगे, प्राकृतिक विधि की बात करेंगे। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने यदि अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर देना। वेबसाइट में हल्की फुल्की दिक्कत चल रही है, कुछ बच्चे पेमेंट कर रहे हैं लेकिन स्लिप नहीं निकल रही है, तो आपको घबराना नहीं है, दोबारा पेमेंट नहीं करना है। स्लिप निकल जाएगी, कल निकाल लेंगे, परसों निकाल लेंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है ना, वेबसाइट है, टेक्निकल एरर चलता है। ठीक है, मेरे पास बहुत से बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर अब क्या करें, 1800 रुपए भर दिए मैंने। कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है। ज्यादा दिक्कत हो तो हेल्प डेस्क, ये ईमेल आईडी है। ठीक है ना मेरे दोस्तों, तो याद रखना, आपकी ईमेल आईडी है हेल्प डेस्क बीएससी नर्सिंग 2021@gmail.com, और 2021 की जगह 18 लिख करके @gmail.com, ये दो मेल आईडी है। इनके ऊपर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत हो गई है तो। ठीक है, चलो, तो अब प्राकृतिक विधि में कौन कौन सी विधि आती है मेरे दोस्तों? इतने नाम आपको याद रखने जो अभी मैं बता रहा हूं। प्राकृतिक विधि का मतलब है ऐसी विधि, एक महिला को गर्भ निरोधक बने रहना है,
शादी हो गई उनकी, लेकिन वो बाहर से ना तो कोई दवा खाना चाहती है, ना ही नसबंदी कराना चाहती है, लेकिन नेचुरली प्राकृतिक रूप से वो कैसे गर्भ निरोधक बनी रह सकती है। तो इसके 3 उपाय है। कितने उपाय है? 3 उपाय है मेरे दोस्तों। सबसे पहला जो उपाय है वो है बाह्य स्खलन। क्या? बाह्य स्खलन। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो उपाय है मेरे दोस्तों, इसका नाम है आवधिक संयम। क्या? आवधिक संयम। तीसरा और जो अंतिम उपाय है मेरे दोस्तों, उसका नाम है स्तनपान। स्तनपान अनार्त्व। स्तनपान अनार्त्व। आप मेरे को ये बताइए, गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि में कितनी विधियां शामिल है? 3। बाह्य स्खलन, आवधिक संयम, स्तनपान अनार्त्व। तो मान लो अगर प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक मेथड नहीं है या है, तो ध्यान रखना इन तीनों नामों के बारे में। अब सुनिएगा, अब एक महत्वपूर्ण तथ्य। अब आप कहोगे सर बाह्य स्खलन क्या है? तो देखो, एक मेल एंड फीमेल, एक दंपति जब यौन संबंध स्थापित करते हैं, तो यौन संबंध के दौरान नर अपने वीर्य को मादा के योनि में स्खलित नहीं करके अगर बाहर स्खलित करता है, तो बताओ शुक्राणु मादा के योनि में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। तो वो महिला प्रेग्नेंट होगी क्या? नहीं होगी। तो बाह्य स्खलन का मतलब है वीर्य का बाहर की ओर त्याग। वीर्य का बाहर की ओर त्याग, यानी जब नर और मादा यौन संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है ना, यौन संबंध बनाते हैं, तो उस समय वीर्य जो है वो किधर? योनि में स्खलित करना कि योनि के बाहर स्खलित करना? योनि के बाहर स्खलित करना। ये एक तरीका हो गया ना, इसमें कोई रासायनिक विधि काम में नहीं ली। ठीक है, प्राकृतिक रूप से ये किया जा सकता है, ये नेचुरल मेथड है। ठीक है। दूसरा जो नेचुरल मेथड है वो है मेरे दोस्तों आवधिक संयम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कई बार आते हैं। आवधिक संयम। आवधिक संयम का मतलब ये है कि जो मेल एंड फीमेल है, जो दंपति है, जो पति पत्नी है, आपको पता होगा महिलाओं में प्रत्येक महीने में आर्तव चक्र चलता है। महिला के जो है अंडाशय के अंदर प्रत्येक माह नया अंडाणु बनता है और वो अंडवाहिनी में जाता है। तो जो ये पूरा चक्र है, ये जो आर्तव चक्र है, ये कितने दिनों का होता है भाई बता दो? ये होता है 28 दिनों का। और आर्तव चक्र का पहला दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे आप कौन सा काउंट करते हो? जिस दिन महिला में ब्लीडिंग शुरू हुई, जिस दिन महिला में क्या ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उसको हम आर्तव चक्र का पहला दिन मानते हैं। बराबर बात है। तो आर्तव चक्र का ये पहला दिन है। फिर महिला में दूसरे दिन भी ब्लीडिंग चली, तीसरे दिन भी। नॉर्मली एक महिला में कितने दिन तक ब्लीडिंग चलती है? 3 से लेकर के 5 दिनों के बीच। ठीक है। तो ये तो इतने दिनों तक महिला में ब्लीडिंग चली। तो इस तरह से मान लो ये 14वां दिन है। 14वें दिन क्या होता है? अंडोत्सर्ग होता है। ये मान लो 20वां दिन है, ये 17वां दिन है, ये यहाँ 10वां दिन है, और इस तरह से ये 28वां दिन है। क्लियर बात है? तो ये आर्तव चक्र के 28 दिन है। मेरे दोस्तों आप मुझे बताओ कि नर और मादा को किस दिन यौन संबंध नहीं बनाना? कौन कौन से दिन यौन संबंध नहीं बनाना? एक तो महिला में जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई है उसके 14वें दिन अंडवाहिनी में क्या आता है? अंडाणु। तो 14वें दिन तो उसे यौन संबंध बनाना ही नहीं है। सही बात कह रहा हूं क्या? लेकिन 14वें दिन से 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद में भी यौन संबंध नहीं बनाना। क्यों? मान लो 2 दिन पहले यौन संबंध बनाया, तो नर का शुक्राणु कहां गया? अंडवाहिनी में। तो वो शुक्राणु 1-2 दिन जीवित रह जाएगा। ठीक है कि नहीं? और अगर 2 दिन बाद में भी अंडोत्सर्ग के 2 दिन बाद में भी अगर यौन संबंध बनाया, तो 1-2 दिन अंडाणु भी तो जीवित रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के 10वें दिन से लेकर के और 17वें दिन के बीच में यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगर 10वें दिन से लेकर के 17वें के बीच यौन संबंध बनाया जाता है,
तो फिर महिला के प्रेग्नेंट होने की पूरी पूरी संभावना है। याद रख लेना मेरे दोस्तों। तो बड़ी बात आपके साथ रख रहा हूं। तो इसका मतलब आवधिक संयम का मतलब है जिस दिन ब्लीडिंग शुरू हुई उसके 10वें दिन से लेकर के 70वें दिन के बीच में यौन संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो आवधिक संयम की ये अवधि आपको याद भी रखनी है और ये अवधि जो है आपको एक तरह से आप जन जागरूकता फैला सकते हो। ठीक है कि नहीं? चलो अब मेरे दोस्तों आप कहोगे सर 10वें दिन से पहले अगर यौन संबंध बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुक्राणु योनि में जाएगा, अंडवाहिनी में जाएगा भी तो नष्ट हो जाएगा क्योंकि वह अंडाणु तो होगा नहीं। और अगर 17वें दिन के बाद यौन संबंध बनाएंगे तो 17वें 18वें दिन अंडाणु भी मर जाता है, अंडवाहिनी में होता नहीं है कि नहीं। तो वहां शुक्राणु जाएगा तो भी उसे कोई मिलेगा नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, है कि नहीं। तो वो महिला प्रेग्नेंट होगी नहीं। ठीक है। अब अगली जो प्राकृतिक विधि है उसका नाम है स्तनपान अनार्त्व। याद रखना इसे हम लैक्टेशनल एमनोरिया भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टेशनल एमनोरिया। याद रखना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि लैक्टेशनल एमनोरिया क्या है। लैक्टेशनल एमनोरिया में कैसे एक महिला गर्भ निरोधक बनी रहती है, कैसे वो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती इस दरमियान। तो सुनिएगा, एक मादा जब तक स्तनपान करवाती है, जब तक लैक्टेशन करवाती है, जब तक बच्चे को दुग्ध पिलाती है, तब तक आप मुझे बताना महिला में कौन सा हार्मोन बढ़ता है। एक तो आपका जैसे आप बोलते हैं लैक्टोजेंस, ठीक है। और इसके अलावा मेरे दोस्तों उस महिला के अंदर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन भी तो आएगा, ठीक है ना। तो मैं कहना यह चाहता हूं आपको कि जब तक एक महिला अपने बच्चे को दुग्ध पिलाती है तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला में प्रोलैक्टिन हार्मोन आएगा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा। प्रोलैक्टिन और कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन बनते रहेंगे मेरे दोस्तों। और इस वजह से वो जो महिला है उस महिला के अंदर मेरे दोस्तों अंडा से इन दिनों क्या नहीं बनाएगा? अंडाणु नहीं बनाएगा। मान लो एक महिला ने, इस बात को ऐसे समझो कि एक महिला प्रेग्नेंट थी और उस महिला ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जिस दिन जन्म दिया उस दिन से लेकर के 6 महीने तक वो उस बच्चे को दूध पिलाएगी। जब तक वो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक उस मदर के अंदर 6 महीने तक उसकी अंडवाहिनी में क्या नहीं आएगा? अंडाणु ही नहीं आएगा। मतलब तब तक उस महिला के अंदर जो एमसी है वो रुकी रहेगी। एमसी क्या? रुकी रहेगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुका हुआ रहेगा। तो इन दिनों में अगर पुरुष और महिला यौन संबंध बनाएंगे तो वो प्रेग्नेंट होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप ही मुझे बताओ, आपको नेचुरल मेथड समझ में आए कि नहीं आए? नेचुरल मेथड 3 है, बाह्य स्खलन, आवधिक संयम और स्तनपान अनार्त्व। ठीक है। तो आपसे अगर कोई यूं कहे कि बताइए आवधिक संयम के अंदर कौन सी अवधि तक संयम रखना है? 10वें से 17वें दिन, आर्तव चक्र के 10वें से 17वें दिन। ठीक है। अब मेरे दोस्तों अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। एक निवेदन करूंगा आपसे, सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दें। मेरे दोस्तों गवर्नमेंट की 1 सीट पर हमारा टारगेट है और गवर्नमेंट की 1 सीट में आपको दिलाऊंगा। आपको बाकी और कुछ नहीं सोचना, आपको यूं सोचना है कि मुझे मेरी 1 सीट निकालनी है। जरूर दोस्तों आप जो है अचीव कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सीट पर एडमिशन ले सकते हैं। अरे भैया ये कोई RS IAS का एग्जाम नहीं है, ये BSc नर्सिंग का एग्जाम है, बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है आपको। हम मैराथन क्लास चला रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं मेरे दोस्तों। जितना ज्यादा कंटेंट हो सकता है मैं दे रहा हूं। हमारी टीम आपको मॉडल पेपर दे रही है मेरे दोस्तों। अगर आपने अभी तक मॉडल पेपर नहीं लिए हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप तुरंत मैसेज कीजिएगा और उसी नंबर पे 100 रुपए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम कीजिएगा, आपके ऊपर तुरंत मॉडल पेपर भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारी टीम एक बुकलेट तैयार कर रही है जिसमें 500 से लेकर के 1000 प्रश्नों का
संग्रह होगा और वो बुकलेट बहुत जल्द दी जाएगी उन बच्चों को जिन्होंने हमारे मॉडल पेपर लिए हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों हम आपके लिए जितना हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है, आपको सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। अब इसके बाद में अगली जो विधि है उसको बोलते हैं रोधक उपाय। क्या बोलते हैं? रोधक उपाय। अब देखिएगा, रोधक उपाय को आप बैरियर मेथड भी कह सकते हैं। एक बात आप मुझे थोड़ा सोच विचार करके बता देना बच्चों, मुझे एक बात बताना आप कि भाई प्राकृतिक विधि में ठीक है आप भाई ये स्खलन करोगे, आप आवधिक संयम रखोगे, लेकिन क्या प्राकृतिक विधि सुरक्षित विधि है क्या? नहीं। अरे भाई प्राकृतिक विधि में जब यौन संबंध बनाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ये स्खलन करेंगे तो भी कुछ शुक्राणु अंदर गिर जाए, है कि नहीं? तो प्राकृतिक विधि एक सुरक्षित विधि नहीं है। ठीक है, आवधिक संयम भी गड़बड़ा सकता है। और स्तनपान अनार्थ तो 6 महीने तक है। 6 महीने तक एक माता बच्चे को दूध पिलाएगी तब तक ऐसा होगा। 6 महीने के बाद तो महिला मंडाणु बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्राकृतिक विधि सबसे सुरक्षित विधि नहीं है गर्भ धारण रोकने की। इसलिए और अन्य विधि कौन सी सुरक्षित है उनकी बात करते हैं। तो अगली दूसरी विधि है रोधक उपाय। तो इस रोधक उपाय को भी जान लीजिएगा, ठीक है ना? तो सुनिएगा, तो मेरे दोस्तों रोधक उपाय के अंदर हम कुछ ऐसी चीजें काम में लेते हैं जो अवरोधित करते हैं शुक्राणु को जो है अंडाणु तक जाने के लिए। समझ रहे हो बात को? तो रोधक उपाय में हम कंडोम यूज में लेते हैं, निरोध काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? निरोध। मेरे दोस्तों जो कॉन्डम्स आते हैं, जो निरोध आते हैं, वो क्या करते हैं? वो आप निरोध को जो है एक तरह से 2 रूप में यूज में ले सकते हो। एक तो निरोध मेरे दोस्तों यौन संक्रामक रोगों से प्रोटेक्ट करता है। इसके 2 उपाय है। एक तो ये यौन संक्रामक रोगों से बचाता है, ठीक है। इसके अलावा ये गर्भ धारण को भी रोकता है। ये आपके क्वेश्चन आ चुका है मेरे दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आ चुका है, आएगा मुझे लगता है ये प्रश्न जरूर आएगा कि गर्भ धारण रोकने का ऐसा कौन सा उपाय है जिससे यौन संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने हेतु काम में लिया जा सकता है। वो है रोधक उपाय यानी कंडोम। ठीक है, कंडोम मेरे दोस्तों पुरुषों का अलग आता है, इसके अलावा महिलाओं के भी कंडोम्स आते हैं, याद रखना। उनको हम डायफ्राम भी कहते हैं। कंडोम्स के अलावा एक और रोधक उपाय है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो डायफ्राम भी कैसा उपाय है? रोधक उपाय है। कंडोम्स भी कैसा उपाय है? रोधक उपाय है। याद रख लेना मेरे दोस्तों। बाकी कंडोम्स के बारे में आप सभी परिचित है, मुझे इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन कॉन्डोम्स एक बार यौन संबंध बनाने के दौरान एक ही बार यूज में लिया जाता है, इसे बार बार यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है। अब अगला जो उपाय है उसका नाम है रासायनिक उपाय। क्या नाम है मेरे दोस्तों? रासायनिक मेथड, रासायनिक विधि। अब रासायनिक विधि क्या है मेरे दोस्तों? तो रासायनिक विधि के अंदर हम महिला को टेबलेट देते हैं। क्या देते हैं? टेबलेट देते हैं मेरे दोस्तों। और वो टेबलेट बनी हुई किससे होती है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, याद रखना, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के मिश्रण से। याद रखना कौन से हार्मोन के मिश्रण से मेरे दोस्तों? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दोनों के मिश्रण से हम कुछ टेबलेट तैयार करते हैं। और वो टेबलेट का उपयोग हम गर्भ धारण रोकने के रूप में करते हैं। कौन कौन सी टेबलेट मेरे दोस्तों? एक तो है सहेली, इसके अलावा एक है मालाडी। क्या नाम है? सहेली। दूसरी का क्या नाम है? मालाडी। और ये जो टेबलेट है मेरे दोस्तों, इन टेबलेट को हम पिल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिल्स बोलते हैं। और कुछ टेबलेट ऐसी आती है जिन्हें प्रतिदिन लेना पड़ता है, और कुछ ऐसी आती है जिन्हें साप्ताहिक लेना पड़ता है। तो आप इस बात को भी समझ लो कि अगर कोई महिला को टेबलेट देकर के गर्भ निरोधक बनाया जाए तो वो किस विधि में आएगा? रासायनिक विधि में। कंडोम के द्वारा गर्भ निरोधक बनाया जाए तो वो रोधक, आवधिक संयम तो वो प्राकृतिक विधि, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इसके बाद में है मेरे दोस्तों शल्य क्रिया।
शल्य क्रिया। अब ये शल्य क्रिया क्या है सुन लो आप। शल्य क्रिया के अंदर क्या होता है, शल्य क्रिया एक स्थायी उपाय है, याद रखना। बाकी जितनी भी विधियां हैं वो अस्थायी है, बाकी सभी विधियां अस्थायी है, ठीक है ना। लेकिन शल्य क्रिया एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें एक महिला या एक पुरुष परमानेंट गर्भ निरोधक बन जाएंगे। तो शल्य क्रिया जो है वो कैसा उपाय है मेरे दोस्तों, स्थायी उपाय है, ठीक है। स्थायी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आप ऑपरेशन के द्वारा, शल्य क्रिया के द्वारा, सर्जरी के द्वारा क्या करते हैं, सर्जरी के द्वारा या तो मादा की अंडवाहिनी को काट करके उसे वापस पीछे की तरफ बांध देते हैं, या जो नर जो है इसकी शुक्रवाहिनी को काट दिया जाता है। जब नर की दोनों शुक्रवाहिनी काट दी जाएगी या मादा की दोनों अंडवाहिनी काट दी जाएगी तो बताओ शुक्राणु और अंडाणु का मिलाप होगा क्या, नहीं होगा। तो इस वजह से इसे स्थायी विधि कहते हैं गर्भ निरोधन की। कौन सी विधि मेरे दोस्तों, शल्य क्रिया मेथड, याद रखना, ठीक है। इनमें से अगर महिला अंडवाहिनी विच्छेदन करवा दे तो शल्य क्रिया में मादा के अंदर कौन सी शल्य क्रिया विधि अपनाई जाती है, अंडवाहिनी विच्छेदन। अंडवाहिनी विच्छेदन को अपन क्या कहते हैं, अंडवाहिनी विच्छेदन को अपन कहते हैं मेरे दोस्तों ट्यूबेक्टोमी। याद रखना, परीक्षा में आ सकता है ट्यूबेक्टोमी किस में करवाई जाती है, मेल में कि फीमेल में, फीमेल में, ठीक है, याद रखना। और वैसेक्टोमी किस में कराते हैं मेरे दोस्तों, तो वैसेक्टोमी करवाते हैं नर में। नर नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में पुरुष की दोनों शुक्रवाहिनी काट करके पीछे की तरफ बांध दी जाती है मेरे दोस्तों। इसके बाद में आपका सबसे लास्ट जो है वो है मेरे दोस्तों आईयूडी। और आईयूडी में हम क्या करते हैं, आईयूडी में हम गर्भाशय के अंदर मेरे दोस्तों कुछ युक्तियां स्थापित कर देते हैं। किसमें, गर्भाशय के अंदर कुछ युक्तियां स्थापित कर देते हैं मेरे दोस्तों। इन्हें इंट्रायूटेराइन डिवाइस कहते हैं। इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो गर्भाशय के अंदर लगा दिए जाते हैं, गर्भाशय में या मेरे दोस्तों अंडवाहिनी में या योनि पथ के अंदर लगा दिए जाते हैं। ये डिवाइस क्या करती है, ये शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने नहीं देती, या महिलाओं का जो योनि के ऊपर जो गिरवा वाला भाग है उसमें सूजन आ जाती है इन डिवाइस की वजह से, ठीक है। या ये डिवाइस कोपर का श्रावण करती है जिससे शुक्राणु की गतिशीलता समाप्त हो जाती है और शुक्राणु आगे जा नहीं पाते। आपने सुना होगा कोपर टी। कोपर टी क्या है मेरे दोस्तों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। इसके अलावा मेरे दोस्तों कोपर 7, इसके अलावा एक होता है मल्टी लोड। ये सारे के सारे क्या है मेरे दोस्तों, ये है आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, जो कि गर्भाशय पथ में या मादा के जनन पथ में लगाए जाते हैं। ये कोपर टी किसका श्रावण करती है, कोपर आयनों का। और कोपर आयन शुक्राणु की गतिशीलता को कम कर देती है जिससे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ और भी तथ्य है तो अगली कक्षा में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, लेकिन निवेदन करूंगा जाते जाते इस लिंक को फैला दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मेरे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।